तो छात्रों, आज हम कक्षा 10 की आपकी जो पुस्तक है स्पर्श भाग 2 वह पढ़ेंगे। और स्पर्श भाग 2 में कविता भाग पढ़ेंगे। कविता में पाठ संख्या 5 आपकी कविता दी गई है, पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय इलाके जो होते हैं, पर्वतीय इलाके में किस प्रकार से वर्षा ऋतु के दौरान सुंदरता चारों तरफ फैल जाती है। वर्षा ऋतु के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के रूप में प्रकृति का दर्शन होता है। प्रकृति अक्सर अपना रूप बदलती रहती है। कभी बरसात होता है तो बरसात में पूरा का पूरा पर्वत नहाया हुआ दिखता है, कभी बादलों से पूरा का पूरा पर्वत ढक जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि पर्वत अदृश्य हो चुका है। और जब खिला हुआ धूप होता है, धूप की रोशनी में दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ों की जो चोटियां हैं वह साफ नज़र आती हैं, उनके ऊपर हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आते हैं, उनके ऊपर से गिरता हुआ झरना नज़र आता है। और इस प्रकार से वर्षा ऋतु के दौरान पर्वतीय क्षेत्र जो है वह देखने लायक होता है। बड़ा ही सुंदर एवं मनोरम चित्रण प्रस्तुत होता है प्रकृति का। तो यहाँ पे प्रकृति का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है कवि ने। विभिन्न प्रकार के उपमाओं का प्रयोग किया उन्होंने इस कविता में। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या बताया गया है इस कविता में। तो कविता की पंक्तियाँ देखते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो देखिए, पावस ऋतु है अर्थात वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु कहाँ पे है? पर्वतीय क्षेत्र में है, पर्वतीय इलाके में है। पर्वतों से घिरा हुआ जो इलाका है वहाँ वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु के दौरान पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, हर पल प्रकृति जो है अपना वेश बदलती रहती है, अपना रूप बदलती रहती है। हर पल एक नया रूप लेकर के प्रकृति आती है, जो कि बड़ा ही मनोरम एवं सुंदर जान पड़ता है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। ऐसा लगता है कि मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार अर्थात गोलाकार करघनी के आकार की जो पर्वत की ढाल होती है, पर्वत की जो चोटियाँ होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई दूर दूर तक फैली हुई पर्वत की चोटियाँ फैली हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई पर्वत की चोटियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, और उन पर्वत के ऊपर, उन पर्वतों के ऊपर हजारों फूल हैं, सहस्त्र फूल है। फूल ऐसा लगता है कि सहस्त्र हजारों फूल रूपी आँखों से पर्वत अपनी ही परछाई नीचे देख रहा है। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अपने हजारों फूल रूपी आँखों से वह नीचे अपनी ही महान आकार को देख रहा है, अपनी ही महान परछाई को देखकर अचंभित हो रहा है और हैरान हो रहा है। ये बताने का प्रयास किया गया। सहस्त्र मतलब हजारों है, दीर्घ सुमन अर्थात दीर्घ मतलब आँखें हैं, सुमन मतलब फूल। फूल को आँख के समान कहा गया। ऐसा लगता है कि पर्वत जो है अपनी फूल रूपी आँखों से अपनी परछाई को नीचे जल में देखकर हैरान हो रहा है। यहाँ पर्वत का मानवीकरण किया गया है, पर्वत को एक मानव के समान दर्शाया गया है। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो पर्वत के चरणों में, पर्वत के नीचे एक बड़ा सा तालाब है, और उस तालाब में पर्वत की परछाई पड़ रही है, और ऐसा लगता है कि पर्वत अपनी फूल रूपी आँखों से अपनी परछाई नीचे तालाब में देख रहा है। दूर दूर तक फैले हुए विशाल काय तालाब में अपनी परछाई को देखकर वह अचंभित हो रहा है और हैरान हो रहा है। यहाँ पे तालाब को आईने के समान बताया गया है, दर्पण के समान बताया गया है। जिस दर्पण और आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं, ऐसा जान पड़ता है कि उस तालाब में पर्वत अपनी परछाई देख रहा है, महान आकार को देख रहा है। ये बताने का प्रयास किया गया। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि अर्थात पर्वत है, पर्वत के गौरव का गान करते हुए, पर्वत के गौरव अर्थात उसके गर्व, उसके अभिमान, उसकी प्रशंसा के गीत गाते हुए झरने जो हैं नस नस में उत्तेजना भर देते हैं। उत्साह से वह नीचे की ओर गिर रहा है। पर्वत के ऊपर से झरने जो नीचे गिर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वह पर्वत की गौरव का गान कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी तारीफ की गीत गाते हुए नीचे की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरनों के जो जल हैं वह मोती के लड़ियों के समान जान पड़ते हैं, मोती के दानों के समान खूबसूरत, सफ़ेद, निर्मल एवं स्वच्छ जान पड़ते हैं। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य होता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं, झाँक रहे नीरो नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, पर्वत के हृदय से, उर मतलब हृदय है, पर्वत के हृदय से उठ उठकर जो पेड़ है, ऐसा लगता है कि वह आसमान की ओर बहुत ऊंची इच्छाओं को लेकर के, ऊंची तमन्नाओं को लेकर के आसमान की ओर देख रहे हैं।
ऐसा लगता है कि वह शांत आसमान की ओर बहुत ही चिंतित मुद्रा में देख रहे हैं। वह अनिमेष हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, निःशब्द हैं, अटल हैं, अपने जगह पर टिके हुए हैं और कुछ चिंतित मुद्रा में हैं। कुछ चिंतित मुद्रा में पर्वत के हृदय से उठने वाले पेड़ जो है आसमान की ओर निहार रहे हैं। वह प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को, मौसम में होने वाले बदलावों को देखकर चिंतित हैं। उन्हें यह आभास हो गया है कि अब बहुत ही घनघोर वर्षा होने वाली है और इस परिस्थिति को देखकर वह चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे पर्वत के हृदय से उगने वाले जो पेड़ है वह पर्वत की मन की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो पर्वत जो है वह जीता जागता इंसान है और उसके मन की इच्छाएँ जो हैं वो बाहर निकल रही हैं और उच्च आकांक्षाओं के साथ आसमान की ओर ताक रहा है, देख रहा है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर। तब तक अचानक बदलाव आता है और एक बदलाव आता है। बदलाव यह आता है कि ऐसा जान पड़ता है कि अचानक पूरा का पूरा भूधर अर्थात भूमि को धारण करने वाला पहाड़, पर्वत, पूरा का पूरा पहाड़ जो है वह बादलों रूपी पंख को लगा करके उड़ गया है। फड़का अपार वारिद के पर, अर्थात अपने वारिद मतलब बादल को कहा गया है, पर मतलब पंख, बादल रूपी पंखों को लगाकर पूरा का पूरा पर्वत जो है आसमान में उड़ान भरता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पर्वत ही उड़ गया हो बादलों रूपी पंख को लगा करके। अर्थात वास्तव में पर्वत जो है वह बादलों से ढक जाने के कारण अदृश्य हो जाता है, दिखता नहीं है, जिसमें कवि की कल्पना यह है कि पूरा का पूरा पर्वत ही उड़ गया हो। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट रहा भू पर अंबर। केवल रव शेष रह गए। रव मतलब होता है शब्द, केवल ध्वनि, केवल आवाज़ रह गई है। आवाज़ बची हुई है वो झरनों की। निर्झर मतलब झरने, झरनों की आवाज़ केवल सुनाई दे रही है। ऐसा जान पड़ता है कि पूरा का पूरा आसमान ने धरती के ऊपर हमला बोल दिया है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे के पूरे आसमान ने धरती पर हमला बोल दिया है, अर्थात घनघोर वर्षा होने लगती है। बादलों से पूरा का पूरा पर्वत ढक जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पर्वत जो है बादल रूपी पंखों को लगाकर उड़ गया हो, अदृश्य हो गया हो और अचानक प्रकृति में परिवर्तन आता है और घनघोर वर्षा होने लगती है, तेज वर्षा होने लगती है। धस गए धरा में सबे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। धस गए धरा में सबे साल, भयभीत होकर साल के जो पेड़ हैं, साल के पेड़ जितने भी पर्वत के ऊपर हैं वह भयभीत होकर डर के मारे, भय के कारण धरा के अंदर अर्थात धरती के अंदर घुस गए हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए। ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि घनघोर वर्षा से अपने प्राणों की रक्षा के लिए साल के जो पेड़ हैं वह पेड़ धरती के अंदर घुस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। फिर कुछ पल में ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब जो नीचे था वह तालाब जो है वह जलकर खाक हो चुका है और उसमें से धुआं निकल रहा है। वास्तव में तालाब जलकर खाक नहीं होता है, बल्कि तालाब में से जो भाप निकलता है उस भाप की वजह से पूरा का पूरा तालाब अदृश्य हो जाता है, वह नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से ऐसा जान पड़ता है कि वह जलकर खाक हो गया है और उसमें से धुआं निकल रहा है। ये कवि की कल्पना है। कल्पना के माध्यम से उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकृति का वर्णन किया है यहाँ पे। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस प्रकार बादलों रूपी विमान में बैठ करके इंद्र जो है इंद्रजाल का खेल खेल रहा था। चारों तरफ अपनी कलाकृति दिखा रहा था। इंद्र जो है बादलों रूपी हवाई जहाज़ में बैठकर घूम घूम कर और विभिन्न प्रकार की सुंदर मनोरम चित्रण को प्रस्तुत कर रहा था इंद्र पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान।